एक छोटी बच्ची ने पूछा, क्या आप मेरे पापा बनेंगे? उस छोटी बच्ची ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके मरने तक उसका पापा बन सकता हूं? लेकिन मैंने एक बात के कारण पहले ही मना कर दिया था। ये उसके बिल्कुल सटीक शब्द थे। 7 साल की बच्ची अस्पताल के बिस्तर पर लेटी, नाक में ट्यूब लगी हुई, और वो मेरी तरफ देख रही थी। एक पूरा अजनबी, एक डरावना सा दिखने वाला बाइक चलाने वाला आदमी। और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप उसके बचे हुए समय में उसके पिता बनने का नाटक कर सकते हैं? मैं 58 साल का बाइक राइडर हूं। नाम है माइक। मेरी दोनों बाहों पर टैटू है, छाती तक दाढ़ी है, और मैं डिफेंस मोटरसाइकिल क्लब में चलाता हूं। मैं हर गुरुवार के दिन बच्चों को अस्पताल में बीमार बच्चों को किताबें पढ़कर सुनाने जाता हूं। हमारे क्लब ने ये काम 15 साल पहले शुरू किया था, जब हमारे एक साथी की पोती ने महीनों बच्चों के कैंसर वार्ड में बिताए थे। अधिकतर बच्चे पहले मुझे देखकर डर जाते हैं। मैं समझता हूं मैं बड़ा हूं, आवाज भारी है, और मेरा लुक ऐसा है जैसे किसी मोटरसाइकिल की गैंग की फिल्म का किरदार हूं, ना कि बच्चों के अस्पताल में किताब पढ़ने वाला। लेकिन जैसे ही मैं कहानी पढ़ना शुरू करता हूं, बच्चे मेरा चेहरा भूल जाते हैं, सिर्फ कहानी सुनाई देती है। मैंने सोचा हमारा भी ऐसे ही होगी। मार्च के एक गुरुवार दोपहर में कमरे नंबर 432 में गया। नर्स ने बताया था कि ये नई पेशेंट है। 7 साल की चौथे स्टेज का न्यूरोब्लास्टोमा 3 हफ्तों से भर्ती है। एक भी परिवार वाला मिलने नहीं आया। कोई परिवार बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा। नर्स का चेहरा कस गया। उसकी माँ यहाँ उसे छोड़कर चली गई। इलाज के लिए लाई और फिर कभी वापस नहीं आई। हम हफ्तों से उसे ढूंढते रहे। सीपीएस शामिल हो गया, लेकिन अमारा का कोई और रिश्तेदार नहीं आया। जब वो थोड़ी ठीक होगी तो फास्टर केयर में जाएगी, और अगर वो ठीक नहीं हुई, नर्स ने नजरें चुरा ली, तो वो यहाँ मर जाएगी अकेली। मैं कमरे 432 के बाहर 1 मिनट खड़ा रहा, अपने आप को अंदर जाने के लिए मजबूत करता रहा। मैंने पहले भी मरते हुए बच्चों को पढ़कर सुनाया है। ये कभी आसान नहीं होता, लेकिन एक बच्चा जो पूरी तरह अकेला मरने वाला है, ये नया ही नाटक था। मैंने धीरे से खटखटाया और दरवाजा खोला। हेलो, मैं माइक हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कहानी पढ़कर सुना सकता हूं। बिस्तर पर लेटी छोटी बच्ची ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत बड़ी और भूरी थी। कीमों से बाल गायब थे। उसका रंग गोरा सा था, जो बताता है कि शरीर लड़ाई हार रहा है। लेकिन मुझे देखकर वो मुस्कुराई। आप बहुत बड़े हो, उसने धीमी हल्की सी आवाज में कहा। हाँ, ऐसा लोग अक्सर कहते हैं। मैंने किताब उठाई। मेरे पास एक कहानी है, एक जिराफ के बारे में
जो नाचना सिखाता है। सुनना चाहोगी? उसने सिर हिलाया। मैं कुर्सी पर बैठा और पढ़ना शुरू किया। आधे किताब पढ़ चुका था कि उसने पूछा, मिस्टर पाइक? हाँ बेटा। क्या आपके बच्चे हैं? सवाल ने मुझे अंदर तक छू लिया। मेरी एक बेटी थी, वो 16 साल की उम्र में मर गई। कार एक्सीडेंट 20 साल हो गया। अमारा चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या आपको पापा होना मिस करता है? मेरा गला भर आया। हर एक दिन बेटा, मेरे पापा तो मेरे जन्म से पहले ही चले गए। उसने सीधी सच्चाई से कहा। और मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़कर कभी वापस नहीं आई। नर्सें कहती है कि वह अब कभी नहीं आएगी। मैं क्या कहता, एक 7 साल की बच्ची ने, जिसने अपनी मौत और अपने अकेलेपन दोनों को स्वीकार कर लिया है, उसे क्या जवाब दिया जाए? अमारा ने आगे कहा। सोशल वर्कर कहती थी कि अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मुझे फास्टर फैमिली के पास भेजेंगे। पर मैंने डॉक्टरों को बात करते सुना है। वो कहते हैं कि शायद मैं ठीक नहीं होने वाली। बेटा ठीक है, वो बोली। उसकी आवाज बहुत शांत थी। 7 साल की बच्ची के लिए बहुत ज्यादा शांत। मुझे पता है मैं मर रही हूँ। सब सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं आता, पर मुझे आता है। मैंने उन्हें कहते सुना है कि कैंसर हर जगह फैल गया है। शायद 6 महीने, शायद उससे भी कम। मैंने किताब नीचे रखी। अमारा मुझे बहुत दुख है। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। मिस्टर पाइक, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? कुछ भी पूछो। क्या आप मेरे पापा बनेंगे? जब तक मैं मर जाऊं। कमरा एकदम खामोश हो गया। मशीनों की आवाज भी मानो रुक गई हो। मेरे पूरे 58 साल में मेरे कंधे पर अचानक भारी वजन बनकर उतर आए। मैंने बोलना चाहा था, पर आवाज नहीं निकली। मुझे अपनी बेटी का चेहरा याद आ रहा था। वो आखिरी बार जब मैंने उसे हंसते हुए पीछे सीट पर देखा था, और उसके बाद मेरी जिंदगी में जो खालीपन था वो आज भी जिंदा था। अमारा बिना पलक झपकाए मुझे देखती रही। छोटी, बहादुर और एक अजीब सी शांति में। मैं हाँ कहना चाहता था। खुदा की कसम, मैं हाँ इतना जोर से कहना चाहता था कि मेरे अंदर तक दर्द होने लगा। पर मैं तो बस एक खुदरा सा बूढ़ा बाइक वाला आदमी था, जो हफ्ते में एक बार बच्चों को कहानी पढ़ने आता था। मैं तेज बाइक चलाता था, शराब पीता था, और आज भी कई बार रात को चीखते हुए जाग जाता था, अपने बेटी का नाम लेकर। मैं किसी का पिता कैसे बन सकता हूँ, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। मैंने गले में अटकी गांठ निगली। बेटा, मुझे सम्मान होगा, लेकिन सच कहूँ, मुझे नहीं पता मैं पापा की तरह कितना अच्छा हूँ। हो सकता है कि मैं गलती कर जाऊं। उसका छोटा सा चेहरा सूरज की तरह चमक उठा। कोई बात नहीं, आप मुझ पर
प्रैक्टिस कर सकते हो। और उस पल मुझे फिर से एक बेटी मिल गई। नर्स रो पड़ी। जब मैंने बताया, सोशल वर्कर और भी ज़्यादा रोई। जब मैंने कहा कि मैं अस्थायी कस्टडी चाहता हूँ, मेडिकल गार्जियनशिप चाहता हूँ, जो कागज़ चाहिए हो ताकि अगर हमारा कभी घर पढ़ने लायक हुई तो मैं उसे घर ले जा सकता हूँ, और अगर नहीं तो उसके पास हर रोज़ हर पल रह सकूँ। क्लब के सारे लोग पहुँच गए। 25 हॉर्स से अस्पताल की पार्किंग में गरजते हुए सिक्योरिटी वाले डर गए जब तक उन्होंने नहीं देखा कि 432 को बिल्कुल अस्पताल जैसा ना रहने दिया। किसी बाइक ने घर से खरीदा हुआ गुलाबी बेडशीट सेट लाकर दे दिया। एक ने छोटे आकार की लेदर जैकेट दी जिस पर लिखा था डैडीज गर्ल। किसी ने फेयरी लाइट्स ला दी। किसी ने चोरी छिपी एक छोटा सा पप्पी भी अंदर ले आया। 10 मिनट के लिए, लेकिन हमारा इतनी हंसी, फिर उसे ऑक्सीजन पर लाना पड़ा। हर गुरुवार अब हर दिन बन गया। मैं उसे जिराफ वाली कहानी इतने बार पढ़कर सुनाता कि हम दोनों को वो याद हो गया। फिर हम चार्लोट्स वेब पढ़ने लगे, फिर हैरी पॉटर। जब उसके हाथ किताब पढ़ने में कमज़ोर हो गए, मैं किताब दोनों के लिए पकड़ने बैठता। जब दर्द ज़्यादा होता, मैं उसके छोटे बिस्तर में उसके पास लेट जाता और वो मेरी छाती पर सिर रखकर सो जाती, और मैं जॉनी कैश के पुराने गाने गुनगुनाता। 6 महीने 9 हो गए। 9 1 साल। उसके 8वें जन्मदिन की सुबह उसने उठकर कहा, डैडी, मैंने सपना देखा कि मैं भाग रही थी, मेरे पैर काम कर रहे थे, मैंने उसके सिर पर किस किया। तो हम वो सपना सच करेंगे बेटा। 2 हफ्तों बाद डॉक्टर ने मुझे ऑफिस में बुलाया, आंखों में हैरानी लिए हुए। उसकी रीढ़ की हड्डी ट्यूमर हट रहे हैं। वह रुका, गला साफ किया। हम महत्वपूर्ण सुधार देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे। मुझे पता था कैसे। ये प्यार था, जिद्दी, सच्चा, ऊंची आवाज़ वाला, टैटू पहने हुए प्यार। 18 महीने बाद जिस दिन उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके मरने तक उसका पापा बनूं, हमारा अपने पैरों पर चलकर उस अस्पताल से बाहर निकले, मेरा हाथ पकड़े हुए, अपनी छोटी लेदर जैकेट पहने हुए और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान लिए जो आसमान से बड़ी थी। क्लब ने उसके लिए पार्टी रखी। पूरे मोहल्ले में गूंजने वाली ऊनी थी। उसी कौशल था, एक हॉल के पहिए जितना बड़ा था। और जब सूरज ढल गया और आग जल रही थी, अमारा मेरी गोद में बैठी तारों की तरफ देखते हुए फुसफुसाई, डैडी। हाँ बेटा, मुझे लगता है अब मैं बहुत लंबे समय तक नहीं मरने वाली हूँ। मैंने उसे ऐसा गले लगाया कि वह हम दोनों की धड़कनें एक जैसी महसूस हो। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद थे। डॉक्टर बार बार सिर हिलाते, कहते कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसके स्कैन बेहतर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उतनी जल्दी ख़राब भी नहीं हो रहे थे जितना होना चाहिए था। अच्छा, मैंने कहा। मेरी आवाज़ बूढ़े की तरह कांप रही थी, क्योंकि मैं अभी अभी पापा बनना शुरू हुआ हूँ। वह अब 15 साल की है, अब भी कैंसर फ्री, अब भी हर दिन मुझे डैडी कहती है, अब भी उन गुलाबी चादरों पर सोती है जो हमने कमरे 432 से लाए थे। और हर गुरुवार बारिश हो या धूप, हम दोनों मिलकर फिर उसी बच्चों के अस्पताल जाते हैं, और मैं अपनी हौले पर, वो पीछे बैठी कसकर पकड़े हुए, और हम उन बच्चों को कहानियाँ पढ़ते हैं जो डरते हैं, जिसके अंदर दर्द है, क्योंकि कुछ चीज़ें सालों से भी कीमती होती हैं, कुछ रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, बिल्कुल बताइएगा।
थैंक यू।